हायर एजुकेशन में नए ऐड हुए हैं, जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कौशल आधारित शिक्षा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा यानी प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कुछ अपडेटेड टॉपिक की जो कि हमारे हायर एजुकेशन में नए ऐड हुए हैं, जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कुछ अपडेटेड टॉपिक की जो कि हमारे हायर एजुकेशन में नए ऐड हुए, जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कौशल आधारित शिक्षा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा की यानी प्रोफेशनल एजुकेशन की। तो क्या होती है प्रोफेशनल एजुकेशन, आइए देखते हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो कि तकनीकी शिक्षा के ऊपर जोर नहीं देती, यानी टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करती, बल्कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के ऊपर ही फोकस करती है। तो ये जो व्यावसायिक शिक्षा होती है यानी प्रोफेशनल शिक्षा होती है, टेक्निकल चीज़ों के ऊपर फोकस ना करके सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल के ऊपर ही फोकस करती है। अब अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो इसमें आती है जैसे मेडिकल कोर्सेज हो गए, टीचिंग कोर्सेज हो गए, इसके अलावा लिंग्विस्टिक कोर्सेज हो गए और कृषि आधारित शिक्षा। ये सभी क्या आ गई, ये हमारी व्यावसायिक शिक्षा यानी प्रोफेशनल शिक्षा है। इसके बाद है तकनीकी शिक्षा। तो तकनीकी शिक्षा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो तकनीकी शिक्षा किसी भी देश के मानव संसाधन विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, यानी कि हमारे देश में या फिर किसी भी अन्य देश में जो तकनीकी शिक्षा होती है वो मानव संसाधन विकास के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, उसमें अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। इसका कारण यह है कि वह कौशलयुक्त मानवीय शक्ति का निर्माण करती है। क्या करती है वो, कौशलयुक्त मानवीय शक्ति का निर्माण करते हैं। जो मानवीय शक्ति होते हैं, लेबर्स वगैरह होते हैं, उनमें कौशल आ जाता है, ठीक है। तो वो कौशल के साथ में ही कोई भी कार्य करते हैं। औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देती है। इससे क्या होता है, जो उद्योगों में उत्पादन हो रहा है, उद्योगों में जो उत्पादन हो रहा है वो बढ़ता है तथा लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता को उन्नत बनाती है, लोगों का जीवन स्तर भी इससे सुधरता है। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आती है, जैसे प्रौद्योगिकी हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, स्थापत्य कला, प्रबंधन, नगर नियोजन, अनुप्रयुक्त दस्तकारी एवं कला, इसके अलावा खान पान प्रबंधन तथा होटल मैनेजमेंट आदि। ये सभी किस में आती हैं, ये आते हैं हमारी तकनीकी यानी टेक्निकल एजुकेशन में। फिर से देखते क्या क्या आता है इसमें, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, स्थापत्य कला हो गया, मैनेजमेंट हो गया, नगर नियोजन हो गया, अनुप्रयुक्त दस्तकारी एवं कला हो गया, इसके अलावा खान पान प्रबंधन हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया। ये सभी हमारे तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय अवर स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तरों पर कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है MHRD, ये तकनीकी शिक्षा के लिए अवर स्नातक यानी ग्रेजुएशन लेवल के और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के और इसके अलावा रिसर्च से संबंधित जो भी कार्यक्रम है इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है टेक्नोलॉजी एजुकेशन के लिए। तकनीकी शिक्षा ने विकसित प्रौद्योगिकी शिक्षा देकर उद्योगों में विशेषज्ञों को अच्छे अवसर प्रदान किए। यानी तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, जो विकसित उद्योग होते हैं, विकसित प्रौद्योगिकी शिक्षा दी जाती है वहाँ पे लेबर्स को, ठीक है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाते हैं, अच्छे कौशल के साथ में अपना कार्य कर पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अच्छी आय होती है और उच्च स्थिति के कारण भारतीय समाज में तकनीकी विशेषज्ञों का एक विशिष्ट संस्तर विकसित होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ेगी उसी हिसाब से उनका क्या है, जीवन स्तर भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा समाज है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाएगा। अभियांत्रिक एवं तकनीकी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए भीड़ इसी तथ्य की घोतक है। आज के टाइम में क्या हो रहा है, आजकल मोस्टली जो विद्यार्थी है वो तकनीकी एजुकेशन ही प्राप्त करना चाहते हैं। आपने देखा भी होगा जो कॉलेजों में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है जो टेक्निकल एजुकेशन के, इंजीनियरिंग के, तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो अपने आप को कौशलयुक्त बनाना चाहते हैं। इस प्रकार आजकल प्रबंधकीय शिक्षा में भी युवाओं के लिए उत्तम अवसर दे रही है, जैसे मैनेजमेंट हो गया, जैसे ये MBA वगैरह के कोर्स हो गए, तो ये भी युवाओं को बहुत ज़्यादा अच्छे अवसर प्रदान कर रही है। इसके अलावा जैसे विश्व में आर्थिक उदारीकरण बढ़ रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर भी अधिक ध्यान केंद्रित हो गया, ठीक है। लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की वस्तुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रचार प्रसार, इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन, व्यापार व्यवसाय के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के कारण व्यापारिक संस्थानों, उद्योगों और कार्यालयों में प्रबंधकीय विशेषज्ञों की मांग में काफ़ी तीव्रता आ गई है। जैसे जैसे विश्व बहुत ज़्यादा उदारीकरण की जो नीति अपना ली है पूरे विश्व ने,
तो उससे क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा जो वस्तु है उनका उत्पादन होने लगा है और प्रचार प्रसार होने लगा है सरकारों की नीतियों का। इसके अलावा विभिन्न देशों में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आने लगी है, जिसके कारण क्या हो गया है, जो पूरा वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइजेशन में चेंज हो गया है, एक भूमंडलीकरण का जो दौर आ गया है। इससे क्या हो गया, जो विभिन्न देशों में विभिन्न जगहों पर जो ये कौशल है, विभिन्न विशेषज्ञ हैं, इनकी मांग बढ़ गई है, इनकी मांग में तीव्रता आ गई है। इन्हें क्या मिलता, फिर इसके बाद में इन्हें अपनी सेवाओं के बदले में उच्च वेतन मिलता है, इन्हें अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है, मतलब सम्मान मिलता है, और इसके अलावा बहुत सारी आकर्षक सुविधाएं भी मिलती है। ये विशेषज्ञ भी भारतीय समाज के लिए एक विशिष्ट संस्तर बना रहे, ठीक है। तो ये विशेषज्ञ क्या करे, हमारे भारतीय समाज को विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के लिए अभिनव क्षेत्र है। आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी के युग में भी विशेषज्ञों के लिए बहुत ज़्यादा वरदान साबित हो रहा है। अगर हम बात करें भारत में तकनीकी शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, कि हमारे भारत में जो उसका इतिहास क्या रहा था, तकनीकी शिक्षा के जो बैकग्राउंड क्या रहा था, हम पाते हैं कि वास्तव में देश में तकनीकी शिक्षा का विकास मुख्यतः औपनिवेशिक शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। मतलब जब हम उपनिवेश थे, ठीक है, हमारे ऊपर दूसरे देशों का कब्जा था, उस टाइम से ही यहाँ पे शुरू हो गया था। हालांकि उस समय अंग्रेजों का उद्देश्य था कि भारत का विकास न करके अपने शासन की सुविधाओं के लिए तकनीकीविद तैयार करना। तो यहाँ पे अंग्रेजों का ये नहीं था कि हम भारत को विकसित बनाएंगे, भारत को अच्छा करेंगे, ये उनका कोई मकसद नहीं था। उनका सिर्फ मकसद ये था कि जो वो शासन चला रहे वो ज़्यादा सुविधा से चल पाए, ठीक है, वो आराम से वो अपना शासन चला पाए। तो अंग्रेज उस समय सार्वजनिक भवनों, सड़कों, नगरों, नहरों और बंदरगाहों आदि का उचित रखरखाव चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए वो चाहते थे कि भारत में भी तकनीकी शिक्षा में लोग पारंगत हो जाए, इसलिए उन्हें कुशल तकनीकी विदों की आवश्यकता थी। इसके अलावा वे सेना, नौसेना और सर्वेक्षण विभाग के लिए भी ऐसे तकनीकी विदों की आवश्यकता थी, जिससे कि वो वहाँ पर रखरखाव, सेना में, नौसेना में, इन सभी जगह पर रखरखाव कर सके, ठीक है। वजह ये थी उनको तकनीकी शिक्षा भारत में लाने की, चूंकि उस समय इंग्लैंड से आने वाले तकनीकीविद काफ़ी महंगे पड़ते थे। जब उन्हें वहाँ से अपने जो टेक्नीशियंस थे वो इंग्लैंड से बुलाने पड़ते थे, वो काफ़ी महंगे पड़ते थे। इसलिए उन्होंने चाहा कि भारत में ही इनको तैयार कर दिया जाए। इसलिए अंग्रेजों ने भारत में ही तकनीकी विद तैयार करने की योजना बनाई। इसी वजह से देश में कई अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की स्थापना की गई। तो इंजीनियरिंग से संबंधित कई जो महाविद्यालय हैं, कई कॉलेजों की स्थापना की गई। इसी क्रम में अंग्रेजों ने सबसे पहले कलकत्ता और मुंबई में, याद रखना आप, सबसे पहले कलकत्ता एवं मुंबई में 1825 में कुछ ऐसे स्कूलों एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की। किस तरह की? जो इंजीनियरिंग से संबंधित, तकनीक से संबंधित जो शिक्षा प्रदान करते हो। इसके 1842 में मद्रास के गोंडी में पहला औद्योगिक स्कूल प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ये फैक्ट बनता है कि जो पहला औद्योगिक स्कूल है वो कहाँ पर कब प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो यह वहाँ की गन कैरियज फैक्ट्री से संबंधित था। क्या, किससे संबंधित था ये मद्रास वाला स्कूल? ये था वहाँ की गन कैरियज फैक्ट्री से। ठीक है, तो इस प्रकार से एक स्कूल 1854 में पूना में भी प्रारंभ किया गया। इसी तरह का ऐसे ही टेक्नोलॉजी का स्कूल जो है वो पूना में भी 1854 में प्रारंभ किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ब्रिटिश शासनकाल के में जो पहला अभियांत्रिकी यानी पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है वो 1847 में रुड़की में खोला गया। 1847 में वो रुड़की में खोला गया। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और ये भारत का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि भारत में स्थापित है। ठीक है, इसके बाद तीनों प्रेसिडेंसियों में वर्ष 1856 में अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की स्थापना की गई। अभियांत्रिकी का मतलब होता है इंजीनियरिंग। ठीक है, तो उसके बाद जो तीनों प्रेसिडेंसी थी उनमें 1856 में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। बंगाल में 1856 में कलकत्ता कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से एक नया महाविद्यालय खोला गया। ठीक है, तो जो बंगाल वाला ये कॉलेज था जिसका नाम था कलकत्ता कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो यह 1856 में खोला गया था।
यह महाविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त था। उस टाइम पे ये कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इसे मान्यता जो प्रदान की थी। इसके बाद 1858 में पूना में एक और अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया गया, जो कि मुंबई विश्वविद्यालय से संबंधित था। किससे? ये बम्बई विश्वविद्यालय से संबंध था। उस समय पश्चिमी भारत का एकमात्र अभियांत्रिकी महाविद्यालय था। तो उस टाइम पे जब अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान ये जो था पूना विश्वविद्यालय या पूना इंजीनियरिंग कॉलेज, ये उस टाइम पे पश्चिमी भारत का अकेला इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, तो ये याद रखना आप। इसके बाद वर्ष ये 1858 में मद्रास प्रेसिडेंसी में भी इसी प्रकार का एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय प्रारंभ किया गया। जिस प्रकार से बम्बई विश्वविद्यालय था, पूना विश्वविद्यालय था, ठीक है, तो इसी प्रकार से मद्रास प्रेसिडेंसी में भी 1858 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। ठीक है, ओपन किया गया। इस समय तक प्रारंभ लगभग अभियांत्रिकी कॉलेजों में सिविल इंजीनियरिंग का ही कोर्स पढ़ाया जाता है। स्टार्टिंग में क्या था इन कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेज में केवल सिविल इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वही पढ़ाया जाता था। लेकिन बाद में 1880 के उपरांत इन कॉलेजों में मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कोर्स भी चलाए जाने लगे। ठीक है, इनकी मांग बढ़ी तो धीरे धीरे क्या, इन कोर्सों को भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के कोर्स भी चलाए जाने लगे। लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे इनमें मतलब ये कोर्स भी चल जाते हैं। अब आगे 1887 में बम्बई में विक्टोरिया जुबली तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई। ठीक है, तो बम्बई में विक्टोरिया जुबली तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई। कब की गई? 1887 में। इसका उद्देश्य था इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल एंड टेक्सटाइल क्षेत्र के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना। जो स्टूडेंट्स हैं इनमें जो ट्रेनिंग चाहते हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान करना। 1915 में बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कोर्स प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि बेंगलोर स्थित जो भारतीय विज्ञान संस्थान है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का कोर्स कब से प्रारंभ किया गया? तो वो है 1915 से। इसके बाद में आगे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के नेताओं ने 1907 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया। ठीक है, कब किया? ये बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के नेताओं ने ये किया था 1907 में। और क्या था ये? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की क्या मांग थी? इसकी मांग थी कि बंगाल में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोला जाए। ठीक है, कैसा विश्वविद्यालय खोला जाए? राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। वैसे यहाँ उस समय इंजीनियरिंग के कई संस्थान प्रारंभ हुए थे, लेकिन जादवपुर कॉलेज को छोड़कर धीरे धीरे सभी बंद हो गए थे। क्या था? उस टाइम पे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ पे शुरू कर दिए गए थे, लेकिन केवल जादवपुर जो ये कॉलेज है यही बचा था, बाकी सब धीरे धीरे बंद हो गए थे। तो इस कॉलेज ने 1908 से मैकेनिकल और अन्य इंजीनियरिंग विषयों में डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया। तो 1908 के बाद में इस कॉलेज ने, जादवपुर कॉलेज ने, मैकेनिकल और अन्य इंजीनियरिंग विषयों में डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ कर दिया था। अब आगे इसके बाद 1915 में सर थॉमस की अध्यक्षता में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि सर थॉमस हैं, उनकी अध्यक्षता में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन किया गया। तो उसने अपनी अनुशंसाओं में कहा कि अभी भारत में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का कोर्स प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है। सर थॉमस थे, उन्होंने बोला कि अभी इस टाइम पे भारत में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का जो कोर्स है उसको स्टार्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने मतलब उसके जो मना किया था कि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है वो स्थापित नहीं हुए हैं, तथा इससे संबंधित छोटे मोटे काम मैकेनिक ही कर लेते। जो भी मैकेनिक है अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वही इनमें कर लेंगे, इसलिए इसको अलग से कोई कोर्स चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहा था सर थॉमस ने 1915 में। इसके बाद में देश में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पहली बार डिग्री कोर्स प्रारंभ करने का श्रेय बनारस विश्वविद्यालय को है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा विश्वविद्यालय जहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स आरंभ किया गया सबसे पहले? तो वो है बनारस विश्वविद्यालय। ठीक है, तो बनारस विश्वविद्यालय में पहली बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू किया गया। इसके लगभग 15 वर्षों के बाद अर्थात 1931 से 32 में शिवपुर में
बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये सीपीपुर में, उसके बाद में 1931 से 32 में बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। यहाँ मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का कोर्स चलाया जाता था। कैसा था यहाँ पे शिवपुर में जो बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज था उसमें किस प्रकार के कोर्स चलाए जाते थे? वहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के कोर्स चलाए जाते थे। उसके बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो देश में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना तेजी से होने लगी। तेजी से क्या, हमारा देश ग्रो करने लगा, यहाँ पे उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी और यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे जो इंजीनियरिंग की शिक्षा भी उसमें भी जो है बढ़ोतरी होने लगी तथा तकनीकी एवं पेशेवर शिक्षा का तीव्रता से विकास होने लगा। आज कमोबेश देश में पर्याप्त इंजीनियरिंग एवं तकनीकी कॉलेज व शोध संस्थान, आज आप देखते होंगे कि हमारे देश में बहुत सारे ही जो इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेज और शोध संस्थान है जिनके सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों के संस्थान शामिल है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट भी हैं, कुछ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है। तो इस तरह से आज हमारा देश काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये हो गया हमारा टेक्निकल एजुकेशन। सुशासन का शाब्दिक अर्थ एक विशेषण के रूप में क्या है? अच्छा, उत्तम, भला, सच्चा मित्र और संज्ञा के रूप में कल्याण, हित, लाभ, भलाई इत्यादि से। यानी कि अगर हम विशेषण के रूप में देखें इसका क्या अर्थ है तो वो हो जाएगा अच्छा, उत्तम, भला, सच्चा मित्र, और अगर हम संज्ञा के रूप में देखें तो संज्ञा के रूप में इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा कल्याण, हित, भाव, हित, लाभ इत्यादि। ठीक है, भलाई। ओके, तो अतः सामान्य अर्थों में वह शासन जो उत्तम हो, क्या, वह शासन जो उत्तम हो, जनहित एवं भलाई का कार्य करे। यानी कि वो शासन जो कि बहुत अच्छा हो, उत्तम मानती हो जनता हो और वो जनता की भलाई के लिए कार्य करे, वो क्या कहलाता है? सुशासन। क्या कहलाता है? सुशासन, यानी गवर्नेंस। तो वर्तमान में शासन को सुशासन के रूप में, किसे? शासन को सुशासन के रूप में परिवर्तित करने पर बल दिया जा रहा है, जिसके लिए हम आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं। सुशासन शब्द का प्रयोग विश्व बैंक द्वारा, इसके द्वारा ही लोकप्रिय बनाया गया। किसके द्वारा जो इसे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया गया सुशासन को, यानी गवर्नेंस को? वो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया। सुशासन को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। अच्छा, इसके लिए एक वर्ड दिया गया है विश्व बैंक द्वारा, वो है स्मार्ट। क्या है? स्मार्ट, ART। ओके, तो ये वर्ड दिया गया है स्मार्ट। अब इनका उन्होंने अलग अलग अपने तरीके से अलग अलग मीनिंग दिया है। आइए देखते हैं क्या क्या इनके अलग अलग मीनिंग। तो S फॉर क्या हो गया? सिंपल। S मतलब हो गया सिंपल। तो इसमें शासन, इनके अनुसार जो सिंपल का मतलब होता है शासन जो सरल होना चाहिए और शासन में औपचारिक और जटिल प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसे कठोर नहीं होना चाहिए शासन, और ऐसा नहीं कि हमेशा फॉर्मेलिटीज इसमें पूरी करते रहें, तो इस तरह की नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ एक शासन सरल होना चाहिए ताकि आम जनता को भी उसके बारे में पता रहे। शासन का उद्देश्य परिणाम अर्जित करना है। क्या करना है उद्देश्य इसका मुख्य? परिणाम अर्जित करना। ओके, इसमें प्रक्रिया पर बल देना नहीं होता। ठीक है, प्रक्रिया चाहे जो भी हो लेकिन परिणाम अच्छे होने चाहिए। तो ये होता ये सिंपल का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट आता है M फॉर मॉरल। मॉरल अर्थात शासन में भाग लेने वाले जो भी पदाधिकारियां हैं वो नैतिक होने चाहिए। ठीक है, उनका जो दायित्व है वो नैतिक होना चाहिए कि वे आम जनता के लिए सुलभ रहे तथा उनकी ईमानदारी से सेवा करें। कि जो भी अधिकारी हैं वो आसानी से जनता को, मतलब अगर जनता जाए तो उनको मिल जाए और वो अपनी, उन्हें जो जनता है वो अपनी परेशानी, अपनी ज़रूरतें उनको बताए और वो ईमानदारी से उनका कार्य करे, ईमानदारी से उनकी सेवा करे। नेक्स्ट होता है A यानी अकाउंटेबल। क्या है? अकाउंटेबल। इसका मतलब होता अर्थात शासन आम जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। मतलब जो शासन का मुख्य कार्य होता है वो होता है जनता की जो भी ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखकर कोई भी योजनाएं बनाना और उनके प्रति वो पूरी तरह से उत्तरदायी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका R फॉर होता है रिस्पॉन्सिबल। क्या? R फॉर होता है रिस्पॉन्सिबल। तो अर्थात शासन आम लोगों के प्रति अनुक्रियाशील होना चाहिए। जो ये शासन है वो लोगों के लिए ही कार्य करे, हमेशा क्या है वो लोगों के हित में ही कार्य करे, उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसे लोगों के प्रति ही जिम्मेदार होना चाहिए। तो ये हो गया
आर से रिस्पॉन्सिबल का अर्थ। अब नेक्स्ट देखते क्या है, टी। T4 होता है ट्रांसपेरेंट। क्या है? ट्रांसपेरेंट। शासन में गोपनीयता को दूर करके पारदर्शिता का निर्माण होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जो शासन पद्धति है वो होनी चाहिए पारदर्शी, यानी उसमें शासन में कुछ भी गोपनीय नहीं होना चाहिए, गुप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता को पता होना चाहिए कि हमारी सरकार कौन कौन सी योजनाएं हमारे लिए बना रही है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति उनसे लाभ लेकर अपना विकास कर सके। शासन द्वारा संचालित सभी कार्य एवं निर्णय आम जनता के समक्ष प्रस्तुत होने चाहिए कि कौन कौन से सरकार कार्य कर रही है और कौन सा कोई निर्णय लिया गया, डिसीजन लिया गया, वो सभी वो जनता के सामने होने चाहिए। अब देखते हैं सुशासन के निम्नलिखित आयाम हैं। क्या क्या आयाम है सुशासन के, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक, यानी शासन उत्तरदायी होना चाहिए। शासन कैसा होना चाहिए? उत्तरदायी, पारदर्शी होना चाहिए, अनुक्रियाशीलता होना चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए उसमें, और न्यायपूर्ण होना चाहिए, यानी त्वरित न्याय होना चाहिए, कुशल आम सहमति पर आधारित होना चाहिए, उसमें विधि का भी शासन होना चाहिए, त्वरित व प्रभावी शासन स्थापित हो। ठीक है, तो ये होता है सुशासन। ठीक है, यानी सुशासन का जो प्रशासनिक आयाम है इसमें ये शामिल होते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या है? पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता, सहभागिता, न्यायपूर्ण होना चाहिए, और जो सहमति होती है वो सभी पर आधारित होनी चाहिए, सभी की सहमति पर वो कार्य आधारित होना चाहिए, उसमें विधि का भी शासन होना चाहिए, त्वरित व प्रभावी शासन स्थापित होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती? प्रशासनिक आयाम के अंतर्गत आती। नेक्स्ट आता आपका आर्थिक आयाम। इसमें क्या आता है? निजीकरण को बेहतर रूप से आगे ले जाया जाए, यानी जो भी निजीकरण है उसको बेहतर रूप से आगे सबके सामने लेके आया जाए। जैसे कॉरपोरेट घरानों के ऊपर जो नियंत्रण है उसके लिए कानून आवश्यक है। ये नहीं है कि जो बड़े बड़े घराने हैं, कॉरपोरेट घराने, उनके ऊपर कोई नियंत्रण ना हो सरकार का, नहीं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही उनका सामाजिक उत्तरदायित्व भी निर्धारित होना चाहिए कि क्या क्या उनके सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या क्या है, ये सभी उनको पता होनी चाहिए। सरकार एवं निजी उद्यमों की भागीदारी को बेहतर बनाना चाहिए कि जो सरकार है और निजी उद्यम है उनकी आपस में क्या भागीदारी है, तो ठीक है, इसको अच्छा बनाना चाहिए। और उद्योगों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा का वातावरण होना चाहिए। ये नहीं कि उनके अंदर जो भ्रष्टाचार के आधार पर वो एक दूसरे को बीट कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए उनके बीच में। कॉरपोरेट घरानों के द्वारा समाज से जो लाभ प्राप्त किया जा रहा है उनका एक अंश समाज की भलाई के लिए भी प्रयुक्त होना चाहिए। जो भी कंपनीज वगैरह जो भी लाभ कमा रही, प्रॉफिट कमा रही है, उसका कुछ ना कुछ अंश, एक अंश, कम से कम एक अंश भी वो समाज के लिए वो होना चाहिए, समाज की भलाई के लिए वो होना चाहिए। नेक्स्ट आता सामाजिक आयाम। ओके, सुशासन का अभिप्राय केवल प्रशासनिक कुशलता एवं दक्षता का निर्माण करना ही नहीं, बल्कि इसका सामाजिक पहलू भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि सिर्फ प्रशासनिक कुशलता और दक्षता का ही निर्माण हो गया, बल्कि इसका जो सामाजिक पहलू है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी अभावग्रस्त समाज में सुशासन की कल्पना संभव नहीं है कि मान के चलिए वहाँ की जनता तो भूखी मर गई है, वहाँ पे जो बेरोजगारी फैली हुई, तो वो समाज कैसे विकास कर पाएगा। तो इसी तरह से ये बताया गया है इसमें कि जो सामाजिक पहलू है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? जो व्यक्तियों की मूलभूत सुविधाएं हैं, ठीक है, और गरीबी, विषमता व कुपोषण को समाप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कि अच्छे शासन के लिए अंदर क्या होना चाहिए? एक तो व्यक्ति की सभी मूलभूत सुविधाएं जो हैं उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, और कोई गरीब ना हो, लोगों के बीच में जो विषमता ना हो और कुपोषण ना हो। ये सभी चीज़ों को सरकार को, इन सभी चीज़ों को खत्म करने के लिए, इन्हें समाप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो ये तो हो गए इसके आयाम। अब देखते हैं सुशासन को बेहतर बनाने का दायित्व नागरिक समाज का भी। ये नहीं है कि सरकार ही जो शासन उसको अच्छा करे, ठीक है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। नागरिक समाज समाज का दूसरा रूप है। क्या है नागरिक समाज? समाज का दूसरा ही रूप है। नागरिक समाज से अभिप्राय समाज में शामिल वे व्यक्ति। कौन से समाज में शामिल? वो व्यक्ति हैं जो समाज की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है,
और वे सरकार के सदस्य नहीं है, बल्कि चाहे वो सरकार के सदस्य हो या ना हो, लेकिन वो जो समाज है उसकी भलाई के लिए कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, और ना ही वाणिज्यिक संगठनों से शामिल हैं। तो नागरिक समाज में कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं छात्र हो गए आपके, ठीक है, मीडिया कर्मी यानी मीडिया हो गई, फिल्मकार हो गए, और गैर सरकारी संगठन, ठीक है। यानी जो छात्र है वो भी अपने कुछ आंदोलनों के द्वारा सरकार को बताते हैं कि क्या क्या आवश्यकताएं है समाज की, उनको पूरा किया जाए। मीडिया भी अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से जो समाज का सही चेहरा है वो सरकार को दिखाती है। इसके अलावा फिल्मकार यानी जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, जो फिल्म मेकर्स होते हैं, वो भी अपनी फिल्मों के माध्यम से समाज की कुछ सामाजिक बुराइयों को उठाकर, उन मुद्दों को उठाकर उन पर फिल्म बनाते हैं, जिससे कि लोगों का ध्यान उन पर जाता है। और कुछ गैर सरकारी संगठन हैं जो कि जो समाज की प्रॉब्लम्स है उनको सरकार को बताते हैं और अपने स्तर पर भी काफ़ी कार्य करते हैं। तो ये हो गया नागरिक समाज। अभी है विश्व बैंक ने सुशासन के 3 विशिष्ट पहलुओं की पहचान की है। यानी जो वर्ल्ड बैंक है उसने कौन कौन से सुशासन, क्या क्या होने चाहिए सुशासन के अंतर्गत, उसके 3 पहलुओं की पहचान की है। सबसे पहले क्या है? सबसे फर्स्ट है राजनीतिक शासन व्यवस्था का स्वरूप, ठीक है। यानी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, संसदात्मक होना या फिर राष्ट्रीय, सैनिक या नागरिक, सत्तात्मक या प्रजातांत्रिक, कि किस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए, कौन सी राजनीति सबसे अच्छी है। तो इस बारे में विश्व बैंक ने बताया है। एक देश को आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति के प्रयोग संबंधी क्रिया, कि जो एक देश है वो अपने आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का किस प्रकार से प्रयोग करता है, ये सभी चीज़ें उसमें आती है। आपका तीसरा आता है नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन के संबंध में और सामान्य रूप से सरकारी कार्यों को संपन्न करने संबंधी सरकार की क्षमता क्या है। इसका मतलब है कि जो नीतियाँ हैं वो किस प्रकार से, लोगों के लिए जो नीतियाँ बनती है उनका निर्माण कैसे होगा, उनका क्रियान्वयन यानी वो लागू कैसे होंगे, इन सभी के विषय में ये बताता है। सामान्य रूप से सरकारी कार्यों को संपन्न कराने के लिए सरकार की क्षमता क्या है, ठीक है। तो मतलब सरकार किस स्तर पर कार्य करते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। दरअसल सुशासन की अवधारणा जीवन, स्वतंत्रता और खुशी प्राप्त करने के लिए लोगों के अधिकार से जुड़ी हुई है, कि जहाँ पे लोगों को अच्छा जीवन प्राप्त हो, उन्हें स्वतंत्रता हो अपनी हर बात कहने की, और लोगों के बीच में खुशहाली हो। किसी भी लोकतंत्र में तभी पूरा हो सकता है जब वहाँ कानून का शासन हो, यानी वहाँ पे कानून का शासन हो, ये किसी भी समाज में तभी पॉसिबल है। अगर वहाँ पे अराजकता फैली हुई है तो वहाँ पे कोई स्वतंत्रता, जीवन और खुशी की कल्पना भी नहीं कर सकता। सुशासन की धारणा निश्चय ही सरकार को मानव उन्मुखी, जनहितकारी और विकासात्मक तथा सहभागी बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। यानी कि जो सुशासन की धारणा है वो सरकार को किस प्रकार का बनाती है, ताकि वो जनता के हित में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करे, उनके विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करे, और उन्हें अपनी नीतियों में सहभागी बनने के लिए जो उनका मार्ग वो प्रशस्त करे, ठीक है। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि सुशासन का अपरिहार्य उद्देश्य सामाजिक अवसरों का विस्तार और गरीबी उन्मूलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका सबसे मुख्य है, सबसे आवश्यक उद्देश्य क्या होना चाहिए? सामाजिक अवसरों का विस्तार होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना विकास कर सकें, और गरीबी उन्मूलन क्या है? गरीबी हटाना, यानी गरीबी उन्मूलन होना चाहिए। अर्थात क्या होना चाहिए? न्याय, सशक्तिकरण, रोजगार एवं क्षमतापूर्वक सेवा प्रदान सुनिश्चित होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम सुशासन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है आपका सुशासन के प्रमुख तत्व क्या क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सुशासन की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। किसके अनुसार? संयुक्त राष्ट्र संघ ने बताया था ये, ठीक है। तो सुशासन में कौन कौन सी विशेषताएं होती है? एक तो उसमें होता है विधि का शासन। क्या होता है? विधि का शासन होता है। सेकंड क्या होता है? समानता एवं समावेशन होता है, ताकि वहाँ के जो नागरिक हैं उनको समान अवसर मिले और सभी अपना समावेशन कर सके। नेक्स्ट होता है भागीदारी, यानी जो सरकार की नीतियाँ हैं या कोई अन्य पॉलिसी है उनमें वो कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, यही होता है। और नेक्स्ट होता है अनुक्रियाशीलता, ठीक है। तो कैसे वो जो मतलब महत्वपूर्ण कार्य है उनमें वो पार्टिसिपेट करे, कैसे उनको क्रियाशील बनाए। नेक्स्ट होता है बहुमत,
यानी मतैक्य, कि लोगों का क्या बहुमत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस चीज़ के लिए जो एग्री कर रहे हैं, तो लोगों का एक मत क्या है उसके अनुसार कार्य करना। नेक्स्ट है प्रभावशीलता, कि जो